तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इन दिनों हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के आंकिक प्रश्नों पे बातचीत कर रहे हैं कि अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, तो उन टॉपिकों पे बातचीत करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। तो देखिए ध्यान से, सवाल हमारा क्या है। हमसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र अभिदृश्यक नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। यानी ऐसा हो पाने का क्या कारण है। यानी क्या कर रहा है, मानव नेत्र के उस भाग को पकड़ना है जिसकी सहायता से फोकस दूरी को क्या किया जा रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको ये पता करना है कि कौन वह भाग है जो प्रतिबिंब को बड़ा या छोटा या आगे या पीछे करके बना सकता है। तो देखें आप, जो जरा दूर दृष्टि होता है यह नहीं हो सकता, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है और ना ही पास की, यह स्वयं एक क्या है, दोष है। उसी प्रकार निकट दृष्टि दोष, यह भी दोष है, और यह भी क्या है, दूर दृष्टि दोष होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, समंजन क्षमता। यानी समंजन क्षमता, मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वह परिभाषा में ही हमने लिखवा दिया समंजन क्षमता में कि मानव नेत्र की फोकस दूरी को क्या कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है ये। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। यानी मानव नेत्र के कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनना है यही पता करना है। तो हम लोग पढ़ के आए रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना को हम क्या कहते हैं, रेटिना को कहते हैं क्या, यहां से आप एक बार ध्यान से देखें। ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, कार्निया है। ऑप्शन बी में क्या है, परतारिका। यही जो ये परतारिका है, यह क्या है, पुतली है, और यह क्या है, दृष्टिपटल। तो जो दृष्टिपटल होती है वही हमारी क्या होती है, रेटिना होती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दृष्टिपटल पे बनेगा। इस हिसाब से आप ये 2 प्रश्नों को समझ गए होंगे। पहले प्रश्न में क्या था, समंजन क्षमता हमारा ऑप्शन सही था, और इसमें क्या है, दृष्टिपटल। आप तीसरा प्रश्न समझें, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होगी। तो हमने परिभाषा में ही लिखवा रखा होगा कि मानव नेत्र के यानी स्वस्थ मनुष्य के निकटतम बिंदु की दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो वह 25 सेंटीमीटर होती है। एक व्यक्ति किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर से और नजदीक वह ले जाता है वस्तु को तो उसको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, पहले ऑप्शन में क्या है, 25 मीटर, दूसरे में कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, तीसरे में क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 25 सेंटीमीटर वाला। तो इस हिसाब से आप 3 प्रश्नों को कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि चौथा प्रश्न हमसे क्या कहा जा रहा है। तो चौथा प्रश्न ये है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित की जा सकती है। यानी जो नेत्र की फोकस दूरी है उसको किसकी सहायता से हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 में हमें क्या दे रहे हैं, पुतली द्वारा, जो पुतली है उसके द्वारा, तो यह गलत ऑप्शन है। फिर क्या है, दृष्टिपटल द्वारा, यह भी गलत है। दृष्टिपटल क्या होती है, एक ऐसी पटल होती है या परत होती है जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है। अब अगली बात क्या है, पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां क्या है, मानव नेत्र की वे पेशियां जिससे मानव नेत्र क्या होता है, बंधा होता है या जकड़ा हुआ होता है, उसी को पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। तो पक्षमाभी द्वारा हम किसी भी नेत्र की फोकस दूरी को क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब आप आगे समझे क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 5 में कहा यह जा रहा है कि किसी वस्तु को अपनी दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। यानी जो P का मान है, यानी पहले के लिए क्या, आप पूरा प्रश्न पढ़े फिर हम बताते हैं। अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी हमें आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है कि उसकी आवश्यक फोकस दूरी क्या होगी। तो देखें दोस्तों, बात यह है कि यहाँ से सबसे पहले आप पकड़े कि दिया क्या है। तो देखें प्रश्न नंबर 1 के लिए सबसे पहले आप ये जाना करें, DU/NA होता है, एक फार्मूला हमने बता दिया है, DU/NA परिभाषा में लिखवाया है। दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं।
तो आप देखें P का जो मान है, P बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 5.5 डायोप्टर दे रखा है। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, जानते हैं फार्मूला कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है मीटर में, और सेंटीमीटर की अगर बात करें तो 100/f हो जाएगा। तो यहाँ P का मान आप देखें कितना दे रखा है, P का मान दे रखा है माइनस का 5.5, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो जब आप सेंटीमीटर में इसको बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100/f। अब ये किस में हो गया, सेंटीमीटर में, यानी 100/f अब ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। अब आप P का मान रखें, P का मान आपका कितना है, माइनस 5.5 बराबर 100/f। अब इसका तिर्यक गुणा करा दें, f यहाँ चलाएगा और ये चला जाएगा नीचे भाग में, तो f बराबर माइनस 100 कितना, 5.5। दशमलव हटाने के लिए आप ऊपर क्या करें, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर दें, तो करेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटा कितना हो जाएगा, 1000/55। आप 5 से काट दें, इसको काटेंगे 11×5 = 55, इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी का 10 यानी 200/11। तो जो हमारा f का मान है वो कितना आ गया, 200/11। बच्चों इसमें आप 11 से भाग देंगे, जब भाग देंगे तो हम आपको यहाँ भाग करके दिखा देते हैं ताकि आप समझ जाएं। हम यही कर देते हैं भाग, 11 में 11 से आप 200 में क्या करें, भाग दे दें, एक बार ले जाएं। जब एक बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11। फिर यहाँ जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, और फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि इसमें फिर से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा ये, तो 88 यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, हमारे उत्तर में यह जो हमारा जो ऑप्शन होगा किताब का, उसमें ये सेंटीमीटर में नहीं दिया होगा, मीटर में दिया होगा। तो आप मीटर में ही करें, सेंटीमीटर में ना करें। जब आप सेंटीमीटर में करेंगे तो उत्तर माला से यह नहीं मिलेगा, तो आप मीटर में ही रख के करें और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मीटर में ही रखिए, सेंटीमीटर में ना रखें। सूत्र हमारा मीटर में है तो हम मीटर से यहीं से बात करेंगे। तो लिखेंगे P का मान कितना है, -5.5 बराबर के 1 का कितना लिखेंगे, 1/f। f भाग में इधर गुणा में है, ऐसे इसका इसमें गुणा कर दें और ये तीर नीचे चला जाएगा। तो f बराबर 1 का -5.5। अब आपको क्या करना है, दशमलव ऊपर ले आइए, 10 हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर दें। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया कितना, 10/-55। अब आप 5 से काटें तो ये हो जाएगा 11×5 = 55, और ये हो जाएगा 11, ये 5 दूनी 10। तो यानी f का मान जो कितना आया, f का मान आ गया है माइनस कितना, 2/11। अब जब आप इसमें भाग देंगे तो आएगा f बराबर, यहाँ हम दे देते हैं, यानी कि 2 में 11 से आपको भाग देना है। जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 0 बार जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 2 उतार देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे, यहाँ 11 लिखेंगे, 9 हो जाएगा। फिर आप 8 बार, यहाँ 0 बढ़ा के 8 बार ले जाएंगे। तो यानी जब इसको आप इससे काटेंगे तो आया होगा माइनस, यहाँ पे -0.18 क्या मीटर। यानी जो अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस यानी अगर उस व्यक्ति को क्या है, निकट दृष्टि संशोधित करना है, यानी ये वाला प्रश्न, ये दूसरा करें, निकट दृष्टि दोष के लिए उसको कितने की आवश्यकता होगी, 0.18 मीटर की आवश्यकता होगी। अब अगर दूर दृष्टि की बात की जाए कि दूर दृष्टि के लिए कितना होता है, तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि यानी दूसरी बात में हमसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो उस व्यक्ति को, यानी P का जो मान है यहाँ पे कितना दे रखे हैं, 1.5, यानी P बराबर कितना है, 1.5 डायोप्टर है। तब हमसे पूछ रहे हैं कि f बराबर क्या होगा, f बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला वही होता है। P बराबर क्या लिखेंगे, 1/f। यहाँ P का मान रखें हम, P का मान हमारे पास कितना है, 1.5, और यहाँ बराबर लिखेंगे 1/f का मान कितना पाए, कुछ नहीं, तो f लिख देंगे। इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। जब करेंगे आप तो कितना हो जाएगा कि f बराबर हो जाएगा कि 1/15, और जब दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, 1.5 होगा तो ऊपर हो जाएगा 10/15। जब आप इसमें इससे भाग देंगे तो कितना क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और 5 तिहाई का 15 हो जाएगा। तो f बराबर 2/3 है। जब आप इससे भाग देंगे तो ये कट के लगभग में कितना आएगा, 0.67। यही हमारा उत्तर है मीटर में। बच्चों ये मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में आया होगा तो आप इसी में 100 का गुणा करा दीजिएगा। तो इस हिसाब से आपने इन प्रश्नों को समझ लिया है। अब हम लोग अन्य प्रश्नों पे बात करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6 क्या करा है, हम आपको अब वो समझाने का प्रयास करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। तो दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 6 में बातचीत कर रहे हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबीन नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर, यानी दूरबीन मतलब जहां प्रतिबिंब बने वह कितना हो रहा है, 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए
आवश्यक लेंस की प्रकृति, यानी वह वास्तविक होगा या आभासी, प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, यही हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये समझें कि उस व्यक्ति को कौन सा दोष है, तो दूर दृष्टि दोष है, यहाँ पे सॉरी निकट दृष्टि दोष है। निकट यानी DUNA हमने बोल रखा है क्या, DUNA, तो उसको निकट दृष्टि दोष है, यानी वह लेंस कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, अवतल, और अवतल लेंस में नापी गई समस्त दूरियों का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो दूर यानी V बराबर कितना दे रखा है, दूर जहां प्रतिबिंब बन रहा है तो V बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 80 सेंटीमीटर, और U बराबर दिया ही नहीं है, तो U कहाँ कर रहा है बन रहा भैया, कह रहा है कि यहां से देखें दूर बिंदु स्थित है इस दोष को, तो जब दूर वस्तु की दूरी नहीं दिया है कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे रखी होगी, तो इन्फिनिटी मान लेते हैं। और यहाँ पे F बराबर पहले निकालेंगे, F का मान निकल के आएगा, तब हम लोग किसका मान निकालेंगे, P का निकालेंगे। लेंस सूत्र से लिखेंगे कि लेंस सूत्र की सहायता से लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस का 1/u से। जब बच्चों इसको करेंगे तो 1/f = यहाँ v का मान कितना है, 1/, का कितना है यहाँ पे माइनस का 80, ऐसे लिखेंगे 80, फिर माइनस 1/अनंत। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/f = 1/, का माइनस 80, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, -0 हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना है आया, f बराबर यानी कि 1/f बराबर माइनस का 1/80, तो इसका लेके गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो f बराबर कितना आएगा -80 क्या सेंटीमीटर। तो अब हम लोग P का मान जानते हैं कि अच्छा माइनस होने का क्या मतलब, जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो लेंस है इसलिए जब माइनस आएगा तो वह कैसा होगा, आभासी होगा। क्या बोलेंगे आप, आभासी, यानी उसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी। ठीक, अब आगे समझिए, आभासी प्रकृति का लेंस है, P बराबर क्या होगा 1/f से, यह मीटर में हो से हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो P बराबर क्या लिखेंगे, 100 का f लिखेंगे, 100/f। अब यहाँ पे रखें P बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 100 और बटे माइनस का कितना 80, 0 कट गया, यहाँ पे बचा कितना 10 हो गया, और यहाँ 8 बचा, यानी P बराबर कितना हो गया -10/8। इसको काटे 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी P बराबर -5 कितना बचा 4। अब जब इसमें इससे भाग देंगे तो एक बार जाएगा -1, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, फिर 5 डायोप्टर, यानी 1.25 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 6 को समझ लिया है। अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 आप सुने क्या कहा जा रहा है, कह ये रहे कि चित्र बनाकर दर्शाएं कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। याद रखें निकट बिंदु कितना है, 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए यानी इसे संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी, यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए बच्चों बात यह है, इस प्रश्न में सबसे पहले तो आपको यह चित्र बना के क्लियर करना होगा कि कैसे इस दोष से निवारण हेतु कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आपको DUNA एक बात बता रखा है, DUNA ये क्लियर हो रहा है DUNA से कि दूर दृष्टि दोष में सदैव उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, जो व्यक्ति होता है उसके नेत्र में जो प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पे, तो रेटिना के और पीछे प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है, जिससे वह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। उससे उस प्रतिबिंब को हमें कहां लाना है, रेटिना पर लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं चित्र में क्या होगा, एक मानव नेत्र होगा। हम मानव नेत्र समझते हैं कि हमारे पास क्या है, मानव नेत्र है, और यहाँ पे प्रकाश किरण हम यहाँ डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है भाई, रेटिना होती है जहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए। मगर जब आप प्रकाश किरणों को डालेंगे तो प्रकाश किरण यहाँ पड़ने के पश्चात जब आप इस पे डालेंगे तो यह कुछ यहाँ पे मिल रही है, यानी कि यहाँ कहीं जा रहा है पीछे यहाँ, और इसको हमें लाना कहाँ है, रेटिना पे लाना है, यानी इसके और अंदर लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बीच में एक उत्तल लेंस रख देंगे। जब उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, मोड़ देता है। जब आप फिर से उत्तल लेंस रखेंगे, नेत्र आप बनाइएगा, नेत्र जब बन जाएगा तो आप फिर से क्या लेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे।
और प्रकाश किरणों को जब डालेंगे, यानी एक उत्तल लेंस तो नेत्र में है ही है, एक उत्तल लेंस हम यहाँ और रख देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब प्रकाश किरण को जब आप यहाँ से डालेंगे तो इस पे पड़ेगी प्रकाश किरण यहाँ, फिर यहाँ, ये प्रकाश किरण जब इस लेंस पे पड़ेगी यहाँ पे, तो इनको इससे होकर जाएगी तो यहाँ पड़ेगी, यह प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगी, ठीक यहाँ पे, यह दोनों इसको मोड़ के फिर कहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, रेटिना होती है, तो प्रतिबिंब यही प्राप्त होता है। तो चित्र में तो हम समझ गए हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर एक उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ रही है जो प्रकाश किरणों को क्या करे, मोड़कर रेटिना पर प्रतिबिंब को प्राप्त करवाए, ठीक। लेकिन अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जिस लेंस को हम यहाँ रख रहे हैं उस लेंस की क्षमता क्या है, यानी अब हमें इस लेंस की क्षमता का मान पता करना है कि कितने डायोप्टर का यह लेंस है जो प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, मोड़ दे रहा है। तो आप देखें अब आगे क्या कर रहा है, यहां से देखेगा कि 1 मीटर, वहां से समझे आप, नेत्र का निकट बिंदु कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो जब हम निकट बिंदु लेते हैं, यानी उत्तल लेंस में आप जान लें कि उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, बाकी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो निकट बिंदु यानी जहां पे वस्तु रखी जाए, तो u बराबर कितना दे रखा है, u बराबर दे दिया u बराबर यहाँ पे -1 मीटर। बच्चों मीटर को हम किसमें बदल रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में बदल गया ये। अब क्या कहा जा रहा है कि यहां से करा है कि आप क्या करें, यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना हो रहा है, 25 सेंटीमीटर, यानी जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वह कितना हो रहा है, 25 सेंटीमीटर हो रहा है। तो v बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को फार्मूला मालूम होना चाहिए, फार्मूला लेंस फार्मूले से या मानव नेत्र में लेंस का फार्मूला चलता है 1/f=1/v और माइनस का 1/u। तो यहां से हम क्या करेंगे, f का मान निकालेंगे तो 1/f=v का मान कितना रखेंगे आप, 1/25, फिर यहां लिखेंगे -1/100। बच्चों इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो भाई इसका एलसीएम हो जाएगा 100, और जब आप इसमें भाग देंगे तो यह कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यहाँ आप आएगा 4, यानी इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो लिखेंगे 4, माइनस 100 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिलेगा। इस हिसाब से यहाँ 3 बटा कितना हो जाएगा, 3/100, यानी जब आप f बराबर निकालेंगे, f बराबर जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, f बराबर 100/3, क्या 100/3 सेंटीमीटर, 100/3 सेंटीमीटर f का मान आ गया। लेकिन बच्चों हमसे f का मान नहीं पूछा जा रहा, मान पूछा जा रहा है p का। तो अब आप यहां समझ ले थोड़ा सा, p का मान निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, p बराबर 1/f, किसमें, मीटर में। लेकिन यहाँ पर जो फोकल दूरी है वो किसमें हो रहा है, सेंटीमीटर में, इसलिए हम सेंटीमीटर का फार्मूला यानी इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। जब आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो लिखेंगे 100/f, क्या, सेंटीमीटर। अब आप मान रखेंगे f का मान देखिए कितना है, 100/3, तो यहाँ रखेंगे कि p बराबर 100 और पूरे का बटा यहाँ कितना है, 100/3, ठीक। बच्चों इसका कोई बटा नहीं तो 1 मान लेंगे, अंदर अंदर बाहर बाहर, तो ये कितना हो जाएगा, p बराबर 100 गुणित 3 और पूरे का बटा 100, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और p बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 3 डायोप्टर। यानी p का मान कितना है, 3 डायोप्टर है और प्लस है। तो प्लस चिन्ह क्या दिखा रहा है कि यह कौन सा लेंस है, तो हम लिखेंगे कि जो लेंस है वह उत्तल लेंस, तो ऐसे लिखिएगा उत्तल लेंस 3 डायोप्टर का, 3 डायोप्टर का, यानी जिस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी वह लेंस होगा उत्तल और वह इसकी क्षमता कितनी होगी, 3 डायोप्टर की होगी। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को समझ लिया। अब हम लोग अगले वाले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, 8। देखें, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। 25 सेंटीमीटर से निकट, यानी 25 सेंटीमीटर से अगर और नजदीक किसी भी वस्तु को रख दिया जाए तो वह प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई पड़ता। तो हमारा जवाब क्या है कि पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं, यानी पक्षमाभी पेशियां एक निश्चित सीमा तक क्या करती हैं, एक निश्चित सीमा तक किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को क्या कर सकती हैं, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को आगे या पीछे कर सकती हैं। तो एक निश्चित सीमा तक ही निकट
निकट कर सकती हैं, कर सकती हैं। अर्थात जो पश्चमाभी पेशियां होती हैं उनकी जो सीमा होती है, निकट सीमा होती है, वो कितना होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो जब आप 25 सेंटीमीटर से और अधिक पास ले आएंगे वस्तु को तो आपको स्पष्ट वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी सीमा के बाहर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न सुने, आपको क्या कहा जा रहा है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा दें तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं कि वस्तु को चाहे आप 25 सेंटीमीटर पर रखें या अनंत पे ले जाके रखें, 25 से अनंत के बीच कहीं भी रखें, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, तो प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबिंब मानव नेत्र के कहाँ बनेगा, मानव नेत्र के रेटिना पर ही बनेगा। यानी प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव प्रतिबिंब की स्थिति पर, प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप ये इस हिसाब से आप इन दोनों प्रश्नों को समझ लिए होंगे कि इसकी सीमा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस सीमा से अधिक जा रहा है, इसलिए प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं बना सकता, और प्रतिबिंब रेटिना पर ही प्राप्त होती है। तो आप वस्तु को चाहे अनंत पे रखें या कहीं भी रखें, उसका प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा। तो इस हिसाब से इन दो प्रश्नों के हल हो गए। अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 10 समझे हम लोग क्या कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 हमसे यही कहा जा रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, देखिए तारों का अपना प्रकाश होता है। वह प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी यहाँ लिखिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो आपका जवाब हो गया क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या करें, टिमटिमाएंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रह पृथ्वी के क्या है, बहुत ज़्यादा पास में है, तारों की अपेक्षा ग्रह पास में है, और ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। यानी ग्रह जो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ग्रह इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता, इस कारण ये क्या होते हैं, टिमटिमा। यही लिखिएगा कि ग्रह पृथ्वी के बहुत पास में, पृथ्वी के बहुत पास में होने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं हो पाती। इसलिए क्या होते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते, यानी ग्रह क्या होंगे, नहीं टिमटिमाएंगे। अब अगला प्रश्न समझें आप। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई पड़ता है। यानी जब सूर्य निकलता है तो सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। तो जवाब क्या होना चाहिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो लिखिएगा कि सूर्योदय के समय सूर्य हमसे बहुत अधिक दूरी पर होता है, जिसके कारण केवल लाल
रंग की किरणें हम तक आ पाती हैं, आ पाती हैं और सभी किरणें और आ पाती हैं और सभी रंग लिखना, और सभी रंग का प्रकीर्णन हो जाता, का प्रकीर्णन हो जाता है। तो क्यों लाल दिखाई पड़ता है सूर्य? क्योंकि हमारे पास सिर्फ लाल रंग की किरणें आ पाती हैं, बाकी सभी रंगों का क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है, यानी पूरे रंग फैल जाते हैं। तो इसलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए हमें क्या पड़ता है? सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। तो इस हिसाब से आपने प्रश्न नंबर 12 समझ लिया है। अब हम लोग आखिरी प्रश्न पे बात करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 क्या है ये सुने, ये हमारे चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है? हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो पृथ्वी है वो कैसे दिखाई पड़ेगी? नीला दिखाई पड़ना चाहिए, यानी पूरा आकाशमंडल उसको कैसा दिखाना चाहिए? नीला। लेकिन यहाँ नीला की बजाय जब कोई आकाश यात्री होता है तो उसको वह आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है? तो हमारा जवाब ये है, क्योंकि आकाश यात्री अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। क्योंकि कौन सा? अंतरिक्ष यात्री अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जिसके कारण प्रकाश का अब जब अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो वहां पे वायुमंडल ही नहीं पाया जाएगा। तो यही लिखिएगा कि अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां उसे ये इसको काट देते हैं हम लोग, जहां उसे वायु नहीं मिलता, जिसके कारण प्रकीर्णन नहीं पता। जहां पहुंच जाता है जहां उसे वायु नहीं मिलती है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इस हिसाब से आपने इस चैप्टर के पूरे प्रश्नों को समझ लिया है। अब बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों पे हम लोग बातचीत करते हैं, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए।